हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा चैप्टर शुरू किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह की स्कीम्स प्रोग्राम्स ये सब इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी क्रिएट कर सकें। ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी क्रिएट की जा सके। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पॉपुलेशन के बारे में। मैंने बताया था कि किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उनकी ज़रूरत आ पड़ी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब क्योंकि मैंने बात कर रहा हूँ मैं कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करता हूँ सबसे पहले मैं, कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे, देखिए मान लीजिए कि अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है तो वो आइडियल कैसा होगा। मतलब अगर मैं आइडियल बात करूँ तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है, ऑब्वियसली वो कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी उसको यूज़ करे वो आराम से यूज़ कर सकें उसको। ठीक है ना, इजीली अवेलेबल, मार्केट में कहीं पर भी आराम से अवेलेबल हो जाए, ऐसे नहीं कि वो मिले ही ना। ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जिस काम के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं वो अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, प्लस रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा कि अगर आप एक बार यूज़ करें तो बाद में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ना उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हों। ठीक है ना, विद नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हों। ये मैं बात कर रहा हूँ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, सब में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ प्रोज कुछ कॉन्स होते हैं। ठीक है, पर ये आइडियल अगर हो तो इस तरीके से होना चाहिए कि जो मैक्सिमम ये जो चीज़ें हैं इन पे खरा उतरेगा उसको हम एज अ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, प्लस साइड इफ़ेक्ट्स लीस्ट या फिर ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्लस इसके अलावा एक चीज़ और है कि ऑल्सो इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद दी सेक्शुअल डिज़ायर। ठीक है, जो भी पर्सन यूज़ कर रहा है उसकी जो सेक्शुअल डिज़ायर है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव है सेक्शुअल डिज़ायर बोल सकता हूँ, या फिर जो भी सेक्शुअल एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, यूज़र का जो सेक्शुअल एक्ट है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो वाइड रेंज, मतलब बहुत वैरायटी के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड। ठीक है, एंड प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट भी होते हैं। तो अब उनमें से मैं किन किन की बात करूँगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं बात करूँगा जैसे कि सबसे पहले नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कहेंगे हम इनको, मेथड कह सकता हूँ मैं, कि नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, या पुराने ज़माने में किस तरीके से है ना जो चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती थी, या फिर नेचुरल क्या तरीका है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा बैरियर मेथड्स की। ठीक है, बैरियर मेथड्स की मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा IUD, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, इनकी IUDs की बात करूँगा मैं। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जो हम ओरली ले सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करने जाएंगे। इसके बाद इंजेक्टेबल, जैसे मैंने बताया था इंजेक्शन के थ्रू भी हम ले सकते हैं, तो इंजेक्टेबल्स हो गए। फिर इम्प्लांट्स। ठीक है, इम्प्लांट्स भी क्या आप है ना, मतलब अल्टीमेटली किस तरीके से आप इम्प्लांट कर सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने है ना ओवरी हमने क्या किया था, अल्टीमेटली यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन किया था, उस तरीके से हम कुछ ऐसे इम्प्लांट्स डाल दें जो कि अल्टीमेटली क्या करें, प्रेगनेंसी को ना होने दें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड द लास्ट इज़ द सर्जिकल मेथड। ठीक है, जिसके बारे में बात करूँगा कि आप सर्जरी करवा सकते हैं। ठीक है ना, जिसके बाद है ना अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आज हम बात करने जा रहे हैं दैट विल बी नेचुरल मेथड्स, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। देखिए नॉर्मली हम क्या करें, अगर हम ओवम और स्पर्म को मिलने ही ना दें तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है ना, स्पर्म है ना, ओवम और स्पर्म को कभी मीट ही नहीं करने दिया जाता है, कभी उनको मिलने ही नहीं जाता है। इसके अंदर इन मेथड के अंदर नेचुरल मेथड्स में क्या किया जाता है, कोशिश ये की जाती है कि ओवम और स्पर्म मिले ही ना। अब मिलेंगे नहीं तो अभी फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूँ, हम नेचुरल मेथड में हम सबसे पहला क्या बात करें, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस की बात कर रहे हैं। अब ये पीरियोडिक एब्सटिनेंस से क्या समझते हैं, देखिए इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, मैं इसकी डिफाइन में ही इसका मतलब आएगा। तो देखिए इसे किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा कि ये एक इस तरीके का मेथड है जिसके अंदर कपल्स क्या करते हैं, जो कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं या एब्सटेन करते हैं। ठीक है, मतलब एब्सटिनेंस का क्या मतलब है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब पीरियोडिक अवॉइडेंस, मतलब कुछ
एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। जो अल्टीमेटली हम कोइटस की बात कर रहे हैं, जो कोइटस है वो आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अवॉइड कीजिए। देखिए कैसे, देखिए कपल्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं या एब्सटेन करते हैं फ्रॉम दी कोइटस, है ना। कपल्स अवॉइड करते हैं कोइटस फ्रॉम कौन से डे से लेकर कौन से डे, फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके मैंने चली थी कि उसमें ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे पे। तो हम क्या जानते हैं कि ओव्यूलेशन जब होगा तभी ओवम निकलेगा, ठीक है। और जब अगर ओवम निकलेगा और अगर उसी टाइम पे स्पर्म भी आ गया, मान लीजिए फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब वो तो आइडियल थी। अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 10 से लेकर 17 तारीख तक का जो टाइम, क्योंकि ओवम भी निकलता है तो 2-3 दिन तक तो रहता है वो, उसके बाद उसका डीजनरेशन शुरू होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10th डे है से लेके जो 17th डे है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है कि हाँ इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि है ना कोइटस प्रिवेंट करते हैं इस टाइम पे, है ना। जो कपल्स होते हैं वो कोइटस प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज इट इज़ अ टाइम व्हेन ओव्यूलेशन इज़ एक्सपेक्टेड। इस टाइम के आसपास ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इस टाइम पे अगर आप है ना कोइटस नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के चांस हैं, क्योंकि बाद में तो फिर ओवम का निकलने का टाइम तो यही था। ओवम निकलेगा तो उसको फिर ना अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो डीजनरेट हो गया, आगे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर कोइटस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये नेचुरल मेथड है। देख रहे हो, इसमें हमने कोई किसी तरीके को टैबलेट नहीं ली, कोई इंजेक्शन ले लिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ हमने एक अंदाज़ा लगाया कि अच्छा 10 से लेकर 17 डे है, इन डेज़ पे हम कोइटस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा क्यों, अब ये जो 10 से लेके जो 17 डे है, इस डे पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है कि या तो 10 से लेके 17 डे पे कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो बात कर रहे हैं नहीं, ठीक है। नेचुरली कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम 3-4 दिन प्लस माइनस हमने दोनों साइड लेके चल गए। अब ये जो 10 से 17 डे होता है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ओव्यूलेशन हो रहा है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही होते हैं। ऑब्वियसली ओवम भी निकल रहा है और अगर इसी टाइम पे स्पर्म्स भी आ गए तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पीरियड को बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। ये जो डे 10th से डे 17th जो डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन भी तभी होता है और अगर स्पर्म्स भी तब आ गए तो वहाँ पे उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, ठीक है। अगर हम इस टाइम पीरियड में अगर मान लीजिए जो कपल्स हैं वो कोइटस अवॉइड करते हैं, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, अगर इस टाइम पे कोइटस अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। अब आप लोगों को याद होगा मैंने कल ही आप लोगों को फ़र्क बताया था। कंसेप्शन मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि हाँ आप ये कह सकते हैं प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड या फिर फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड, एक ही बात है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कुड बी प्रिवेंटेड, यहाँ पे मेडिकल टर्म आ जाती है उसके लिए कंसेप्शन, ठीक है। और जो कंसेप्शन से बचा है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने कल इन दोनों के बारे में बता दिया था। ये दोनों याद रखिए, कंफ्यूजिंग है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्शन बोल रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन बोल रहा है, इसलिए, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड के बाद अब नेचुरल मेथड में हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं दूसरा क्या बताने जा रहा हूँ, दूसरा बताने जा रहा हूँ इसी के अंदर नेचुरल में मैं बताने जा रहा हूँ विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टर। अब देखिए इसके नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोइटस इंटरप्टस मतलब कोइटस को जो हो रहा है अल्टीमेटली उसको बीच में ही रोक देना, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है ना, बीच में रुक जाना या विड्रॉल कर लेना। देखिए होता क्या है इसके अंदर समझते हैं। ये एक और मेथड है नेचुरल मेथड, ठीक है, क्योंकि नेचुरल मेथड में बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर जो होता है, ठीक है, वो विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेता है हिज पेनिस, ठीक है, जो उसकी पेनिस होती है उसको बाहर निकाल लेता है फ्रॉम दी वेजाइना, ठीक है, वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। कब, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। मैंने आप लोग को बताया था इजैक्यूलेशन क्या होता है, जो स्पर्म्स का जो रिलीज होता है अल्टीमेटली, ठीक है ना, फ्रॉम दी पेनिस ऑफ द मेल, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इजैक्यूलेशन। तो उस इजैक्यूलेशन होने से पहले ही अगर वो अपना पेनिस को बाहर निकाल लेगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, एंड स्पर्म जा ही नहीं पाएंगे फीमेल जो ट्रैक्ट है उसके अंदर। तो अल्टीमेटली ये भी एक नेचुरल मेथड हो गया कि हाँ इससे भी आप कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ सो एज टू अवॉइड, इससे क्या अवॉइड हो जाता है, इंसेमिनेशन। अब मैंने इंसेमिनेशन भी आप लोग को बताया था, मैंने बोला था इंसेमिनेशन मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम दी पेनिस टू दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जो ट्रांसफ़र होता है उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा ना,
ट्रांसफ़र से बच जाएंगे। अगर पहले ही इजैकुलेशन से पहले ही विड्रॉ कर लिया जाता है पेनिस को, तो अल्टीमेटली इंसेमिनेशन बच जाएगा, इंसेमिनेशन होगा ही नहीं। इसलिए इसको बोला गया है कोइटस इंटरप्टस, क्योंकि बीच में ही है ना, कोइटस को बीच में ही विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज कोइटस इंटरप्टस। ये भी एक नेचुरल मेथड है, किसी तरह की कोई दवाई कुछ हमें कुछ भी है ना बाहर से कुछ भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तीसरा इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ, लैक्टेशनल एमेनोरोइया, लैक्टेशनल एमेनोरहोइया। सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो एमेनोरहोइया का क्या मतलब है। एमेनोरहोइया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए ज़्यादातर बायोलॉजी में जहाँ पे नाम के पहले ए आ जाता है स्टार्टिंग में, उसका मतलब ये होता है कि एब्सेंस। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा एपनोइया। ठीक है ना, एपनोइया, जैसे अगर हम ब्रीथिंग में बात करें तो ए मतलब फिर ब्रीथिंग नहीं हो रही। इस तरीके से कई तरह के होते हैं, ए जहाँ पे पहले आ जाता है। ठीक है, बहुत सी टर्म्स में ऐसा होता है, सब में नहीं बोल रहा मैं, बहुत सी टर्म्स में ऐसा होता है, वहाँ पे मतलब एब्सेंस। तो एमेनोरहोइया का मतलब हो गया कि मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है 14th डे पे। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब ये देखिए कैसे होता है वो जानते हैं, क्योंकि उससे पहले टर्म है लैक्टेशनल। तो मैंने लैक्टेशन आप लोग को पढ़ाया था, मतलब जो मिल्क जो है ना, मिल्क फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो करती है मदर। देखिए होता क्या है इस केस में, इसमें होता क्या है कि ये मेथड किस चीज़ पे बेस्ड है, ये इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, एंड एंड देयर फोर जो साइकिल है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओव्यूलेशन और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। देखिए जब है ना एक बार मान लीजिए इंटेंस लैक्टेशन, एक बार मैं पूरा बता देता हूँ। फॉलोइंग पार्चुरेशन, देखिए अब समझाता हूँ। फॉलोइंग पार्चुरेशन, देखिए होता क्या है। पार्चुरेशन मैंने बताया था कि जब एक बार बेबी बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन आफ्टर 9 मंथ्स। ठीक है, इस पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि अल्टीमेटली लैक्टेशन होता है। ठीक है ना, मदर जो होता है ब्रेस्ट फीड करवाती है जो छोटा बेबी होता है उसको। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जितने टाइम तक ये जो इंटेंस लैक्टेशन का टाइम होता है ना, जब है ना मिल्क सिक्रीट होता है मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में से, जब तक बेबी ब्रेस्ट फेड करता है उतने टाइम तक ये ओव्यूलेशन और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पीरियड में नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब ये हो गया कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, है ना। अब इंटेंस लैक्टेशन ऑब्वियसली बात है फॉलोड बाय पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद ही देखने को मिलता है आपको लैक्टेशन। पहले पार्चुरेशन होगा उसके बाद लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन हो रहा है उस टाइम पीरियड में एना मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, इसलिए इसको हमने बोला एमेनोरिया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली अगर कोइटस होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, ये हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि इसमें ये कहना चाहते हैं कि जितने टाइम तक, एज लॉन्ग एज द चाइल्ड ब्रेस्ट फीड्स, एज लॉन्ग एज द चाइल्ड ब्रेस्ट फीड्स, ठीक है, ब्रेस्ट फीड्स, जब तक चाइल्ड है ना ब्रेस्ट फीड करेगा तब तक जो कंसेप्शन के जो चांस हैं, मतलब प्रेगनेंसी के जो चांस हैं, फर्टिलाइजेशन के कंसेप्शन चांसेस आर नील। ऑब्वियसली बात है, अगर ओवम ही नहीं निकल रहा तो अकेला स्पर्म क्या करेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज़ है, ठीक है, तो ये मेथड कब तक इफेक्टिव होता है ऐसे, तो क्योंकि अब ऐसे थोड़ी है कि ये ब्रेस्ट फीड हमेशा चलेगा। ये जो है ना जो मेथड होता है, दिस मेथड इज़ इफेक्टिव, दिस मेथड इज़ इफेक्टिव मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करूँ, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो लैक्टेशन होता है, क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है कि स्टार्टिंग के जो 6-8 महीने जो होते हैं तब माँ को दूध पिलाना चाहिए, तो वो उस टाइम पे जो होता है ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ठीक है, अब ये पार्चुरेशन के बाद के 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम पार्चुरेशन से डिसाइड कर रहे हैं कि कब एक बार बच्चा बाहर निकलेगा उसके बाद ही तो शुरू होता है लैक्टेशन। तो अल्टीमेटली ये वो बात हो रही है कि 6 मंथ्स तक ऐसा होता है। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, जो फेलियर के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है ना कि 6 के 5 महीने भी हो सकते हैं, 6 के 8 महीने भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 6 ही, हमने एक ऑन एन एवरेज माना है कि 6 महीने हैं। तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस जो हैं, फेलियर चांसेस आर वेरी हाई, फेलियर चांसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं। मैंने बोला ना ये नेचुरल मेथड्स हैं या ट्रेडिशनल, मतलब जो है ना ट्रेडिशनल आप ये कह सकते हैं कि सालों से चले आ रहे हैं। जब साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब पता नहीं था, अलग अलग तरह के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं बने थे, तब लोग क्या करते थे, तब ये किया जा सकता था। तो नेचुरल, इसमें किसी तरह के बाहर किसी चीज़ की यूज़ नहीं की गई, इसलिए नेचुरल मेथड्स हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये नेचुरल हैं, इसमें किसी तरह के कोई हमने ड्रग्स नहीं दिए, मतलब ड्रग्स इन द सेंस जैसे दवाइयों में भी आप देखते हैं कोई भी दवाई लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई ड्रग होता है। ठीक है ना, तो ड्रग्स वगैरह हमने कुछ नहीं दिए, इसके अंदर कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होंगे।
मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स एंड मैक्सिमम चांस हो सकते हैं इसके फेलियर के। तो फेलियर के चांसेस भी हाई हैं और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमम है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपने एकदम नॉर्मल कोई आपने किसी दवाई का यूज़ नहीं किया, किसी इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपने नहीं यूज़ किया तो ऑब्वियसली फिर फेलियर के चांसेस भी हाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नेचुरल मेथड पूरा हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सामने बैरियर मेथड्स की, ठीक है। सेकेंड जैसे कि अब मैं बात करूँगा बैरियर मेथड्स। अब बैरियर मेथड्स में देखिए होता क्या है। बैरियर मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को, इसका प्रिंसिपल क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर भी करना वही है हमको, हम जो है उसको मीट नहीं करने दे रहे हैं। हमारा उसका प्रिंसिपल क्या था, नेचुरल मेथड्स का भी आप लोग को पता है, हमारा प्रिंसिपल था अल्टीमेटली कि उनको मीट नहीं करने दिया जा रहा। इसमें भी हमारा प्रिंसिपल यही है कि इनको हम मीट नहीं करने देंगे। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, क्या, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। यहाँ पे हम बैरियर्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कुछ एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली इनको मीट नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो मेथड है बैरियर मेथड, ये बोथ दोनों के लिए अवेलेबल है। जो हम बैरियर्स के बाद आगे बात करने जा रहे हैं, अवेलेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ये मेथड्स अवेलेबल देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ तो कॉन्डम्स, ठीक है। आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, गवर्नमेंट भी बहुत प्रचार कर रही है इस चीज़ का, ठीक है। जो कॉन्डम्स जो होते हैं, दीज आर बैरियर, ये है ना बैरियर होते हैं एक तरीके के। किस चीज़ के बने होते हैं, ये बने होते हैं रबर के, ठीक है। ये या तो थिन रबर, जो रबर होता है वो एकदम थिन पतला रबर के बने होते हैं, या फिर लेटेक्स शीट के बने होते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट के बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड टू कवर पेनिस इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में तो क्या कवर करते हैं, पेनिस, और फीमेल्स में क्या कवर करते हैं, फीमेल्स में ये कवर करते हैं वेजाइना या फिर सर्विक्स, या दोनों, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वेजाइना सर्विक्स को कवर करते हैं फीमेल्स में, और मेल्स में करते हैं पेनिस को। अब एक आप ये देखिए एक तरीके से बैरियर आ गया। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ से ओवम आ रही है, तो बीच में हमने एकदम बैरियर लगा दिया। अब बैरियर लगा दिया तो ये फिजिकली मीट कर नहीं पाएंगे, फिजिकली मीट नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। वही हमें जो हमारा टारगेट था क्या, कि हमें कंसेप्शन प्रिवेंट करना है, तो दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। आइए समझ में। अब इसमें एक जो पॉपुलर ब्रांड है जो कि बहुत यूज़ होती है इंडिया में, दैट इज़ निरोध, ठीक है ना। ये बहुत पॉपुलर ब्रांड होती है, और ये किसके लिए होती है, ये मेल्स के लिए होती है, ठीक है। कॉन्डम्स के अंदर एक वैरायटी मैंने बताई निरोध, जिसको नाम है, ब्रांड है ये, और है ना इसमें क्या है ना, किसके लिए यूज़ होती है, ये मेल्स के लिए होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो इसका और भी बेनिफिट्स हैं। जो हम कॉन्डम की बात कर रहे हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैव इंक्रीज, ठीक है ना। इनके जो क्या बोलते हैं, जो इनका यूज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है कुछ पिछले कुछ सालों में। यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज्ड, क्यों, ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट, क्योंकि कंसेप्शन तो प्रिवेंट करते ही हैं। देखिए हमारा प्राइम टारगेट तो क्या है, कंसेप्शन प्रिवेंट करवाना, पर इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं जिनकी वजह से इनका यूज़ कुछ सालों में बढ़ गया है। अब एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, इनके एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द यूज़र, जो भी यूज़ कर रहा है ना, जो यूज़र है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम, कल मैंने बात की थी STD की, क्या, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। कल मैंने आप लोग को बोला था कि ऐसा करके डिजीज़ होती है, जिसके अंदर एक एग्जांपल दिया था मैंने, एड्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही STD लाइक एड्स, उनसे ये प्रिवेंट करता है। तो अगर कॉन्डम पहन के अगर कोइटस किया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे है ना सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, सिर्फ एड्स नहीं और भी जो होती है जिसके बारे में बात करूँगा आपसे, वो सारी प्रिवेंट की जा सकती है। इसलिए ये जो इसका एडिशनल बेनिफिट है, मतलब एड्स से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ये काफ़ी है ना लोगों को सही लगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, कौन चाहेगा कि किसी को भी एड्स हो, ठीक है। तो इसलिए इन कॉन्डम्स का जो यूज़ है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक बढ़ा देखने को मिला। इसके अलावा बैरियर मेथड में सिर्फ एक यही नहीं होते हैं, इसके अलावा देखो डायफ्राम, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स हो गए, वॉल्ट्स हो गए, ये सब बैरियर्स हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। ये भी बैरियर्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल बैरियर्स, ये सब बैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं रबर के बने होते हैं। ज़्यादातर बैरियर्स किसके बने होंगे, रबर के बने होंगे। और ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं, दीज आर इंसर्टेड इनटू फीमेल, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें ये इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो कॉन्डम से वो दोनों के लिए अवेलेबल थे, लेकिन ये जो जिनकी अभी मैं बात करूँ इन बैरियर्स की, ये स्पेसिफिकली किसके लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए होते हैं। ये उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। किसको कवर करते हैं, ये कवर करते हैं सर्विक्स को,
सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग दी कोइटस, जब कोइटस हो रहा होता है तब ये सर्विक्स को कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब ये भी अल्टीमेटली वही कंसेप्शन प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट कंसेप्शन। कैसे? बाय ब्लॉकिंग दी एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया यहाँ पे बैरियर आ गया तो स्पर्म यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, ये बैरियर आ गया तो ये क्या करते हैं, ब्लॉकिंग दी एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ठीक है ना, तो स्पर्म्स की एंट्री को इन्होंने क्या कर दिया, अल्टीमेटली ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना, कहाँ के थ्रू? जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका सर्विक्स, ये आपका सर्विक्स था। ठीक है, मान लीजिए ये बैरियर मैंने डाल दिया, यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, तो अब सर्विक्स से पहले ये बैरियर आ गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये एंट्री इनकी ब्लॉक हो गई। ठीक है ना, इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल, देखिए स्पर्मिसाइडल से मतलब समझ में आ रहा है जो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है वो क्रीम्स। ठीक है, जेलीज, ठीक है, एंड फोम्स, ये भी ठीक है ना इन बैरियर्स के साथ यूज़ की जाती है। आर यूज्ड अलॉन्ग साइड, ध्यान से वर्ड पे गौर फरमाइएगा, अलॉन्ग साइड यूज़ की जाती है। ठीक है ना, अलॉन्ग विद दी, ठीक है ना, ये जो बैरियर्स हैं इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, किस लिए यूज़ की जाती है? टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है ना, ये जो एफिशिएंसी जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए साथ में ये सब भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बैरियर मेथड समझ में आ गया होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैरियर मेथड्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे आगे के बचे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा।